कि ये ज़मीन मेरी आने वाली क़यामत तक मेरे जो भी नस्लें आएंगी मुसलमान आएंगी इस ज़मीन से उनका फ़ायदा हो। जब ये वफ़ कर देते हैं लैंड तो वफ़ मेरे नाम से बदल कर वो अल्लाह के नाम पे हो जाती है, यानी कि वफ़ की जो लैंड होती है, वफ़ की प्रॉपर्टी जो होती है, मूवेबल हो इमूवेबल हो, उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सिराज भाई ने बहुत एक्टिव रोल किया था वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को लेके। जब एक सेमिनार हुआ था तो वहाँ भी बहुत हंगामा हुए थे। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट ये आया था कि आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है और कहाँ का क्या प्रॉब्लम है, वक्फ बोर्ड में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सिराज भाई ये बताइए कि ये वक्फ जो है ये क्या है, एक आम आदमी को समझ में ये वक्फ क्या है? आम आदमी को समझने के लिए एक बहुत आसान ज़बान से मैं समझा देता हूँ। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि समझ जाए कि वफ़ का मतलब क्या है। कोई एक प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल, मूवेबल मतलब कोई ज़मीन जैसे गाड़ी हो या एम्बुलेंस हो, एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल, एम्बुलेंस हो या कोई गाड़ी हो, कुछ भी दे दिया जो चल सकते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल बोलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो ज़मीन देते हैं। ज़मीन जैसा कि किसी ने वफ़ कर दिया जायदाद, किसी पहले के लोगों के पास बहुत 2 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ ऐसा ज़मीन रहती थी, तो वो लोग क्या सोचते थे अल्लाह के लिए उसको वफ़ करेंगे। वफ़ करने का मतलब क्या है बोले तो जो ज़मीन वो वफ़ करते हैं वो उसको रिलीजियस यानी कि दीन के कामों में, गरीबों में, यतीमों में, मस्जिदों के लिए, क़ब्रस्तानों के लिए, मुसाफिर खानों के लिए, खानखाहों के लिए, ऐसे जगह उनकी जगह को इसमें इस्तेमाल करे ताकि वो उनको क्या बोलते हैं एहसाल सवाब बोलते हैं ना, एहसाल सवाब के लिए वो देते हैं। तो वो जो वफ़ करते हैं इनका मकसद ये होता है, वाकिफ़ का मकसद ये होता है कि आगे ये मेरी जो ज़मीन है, जो भी जायदाद उन्होंने देते हैं, चाहे डोने कुछ भी देते हैं, वो जाके मुसलमानों का, आने वाली नस्लों का, मुसलमान गरीबों का, जिसकी ज़रूरतमंदों का फ़ायदा हो जाए। उसको अलग तरीके से मॉनिटर करके उसका एक किसी वाकिफ़ को ये कंडीशन डलता है कि मेरे ख़ानदान वाले जब तक रहेंगे, मेरे ख़ानदान वाले ही उसको चलाएंगे, उसके अंदर सेक्रेटरीज कमिटीज रहेंगे, मेरे ख़ानदान वालों की नज़रिए में चलेगी, या कोई वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएगी, जो एक सुपरवाइजिंग कमेटी है, वो सुपरवाइजिंग बोर्ड है जो मॉनिटर करता है कि इसको कैसे चलाया जाए, इसको कैसे इंप्रूवमेंट कर दिया जाए, और उसका जो पैसा आता है, इसकी जो ज़मीन का जो इनकम आता है, या उस ज़मीन को इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, उस ज़मीन में हॉस्पिटल खोला जाए, या उस ज़मीन में स्कूल्स बनाया जाए, या वो ज़मीन मस्जिद के लायक है, या वो ज़मीन मुसाफिर खाने के लायक है, तो वक्फ बोर्ड और जो सुपरवाइजिंग कमेटी वो डिसाइड करेगी। अगर वाकिफ़ उसके अंदर नहीं लिखा होगा, अगर वाकिफ़ उसके अंदर लिखा होगा कि इसके अंदर स्कूल बनाया, इसके अंदर हॉस्पिटल बना के लोगों को फ्री इलाज करा जाए, तो इस हिसाब से वो वक्फ डीड के हिसाब से ये वक्फ चलता है। तो बोलने का मतलब क्या है, वक्फ ये होता है जैसे कि मेरे पास एक 40-50 एकड़ ज़मीन है, वो मैं बहुत ज़मीन दिया है अल्लाह, मैं एक इरादा करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में उसे खैरात करूँ, इसी तरह से उसको अल्लाह के रास्ते में खैरात करता हूँ, वो जिम्मेदारी से मैं दे देता हूँ ताकि ये ज़मीन मेरी आने वाली क़यामत तक मेरे जो भी नस्लें आएंगी मुसलमान आएंगी इस ज़मीन से उनका फ़ायदा हो। जब ये वफ़ कर देते हैं लैंड तो वफ़ मेरे नाम से बदल कर वो अल्लाह के नाम पे हो जाती है, यानी कि वफ़ की जो लैंड होती है, वफ़ की प्रॉपर्टी जो होती है, मूवेबल हो इमूवेबल हो, उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड काम कैसे करता है? मान लीजिए मेरे को कोई प्रॉपर्टी देना है तो मैं उनको देता हूँ, तो ये बोर्ड क्या सेंट्रलाइज बोर्ड है, दिल्ली में है या फिर रीजनल है, कैसे ये बोर्ड काम कैसे करता है? ये बोर्ड क्या है, एक है सेंट्रल वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, वो मॉनिटर करती है, सारे स्टेट के वक्फ बोर्ड को मॉनिटर करती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्ट्स, जो भी रूल्स बनाने का है वो सेंट्रल काउंसिल काम करती है, वक्फ बोर्ड, और स्टेट के हिसाब से थोड़े बहुत बायलॉज बना के उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेट का वक्फ बोर्ड काम करता है। उसका एक कंप्लीट एक एक्ट है, एक रूल्स है, वो एक्ट और रूल्स के हिसाब से चलता है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो सीईओ चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन सीईओ होते हैं, एसीईओ होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ये सब वक्फ बोर्ड मॉनिटर करती है। अब ये वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है, जितने भी इदारे, जैसा कि मान लो कि एक मस्जिद है, ये एक मस्जिद है, वो मस्जिद को उसके जो भी इनकम होती है, उसकी जो भी उसकी इंप्रूवमेंट्स होती है, जो भी मस्जिद की एक्टिविटीज होती है, ऐसे मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, खानखा हो, जो भी प्रॉपर्टीज जो हैं उसको क्या करते हैं, वक्फ सुपरवाइज करती है। उसका जो भी इनकम आता है उसको सालाना का हिसाब देके 31 मार्च ईयर एंडिंग से पहले उनको वो जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो मस्जिदों की, जो कब्रिस्तानों की जो कमेटी बनाई गई होती है,
वो कमेटी उनको हिसाब देती है, और हिसाब देने के बाद उसके अंदर से 7% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द ईयर, सारे एक साल के 7% उसको वक्फ को कंट्रीब्यूशन करती है। अब इन दोनों का काम ये होता है कि अभी देखो मिसाल मान लो कि एक मस्जिद है, एक मस्जिद के कई एक 10, 15, 20, 25 दुकानें हैं। वो दुकानों के अंदर एक एक मस्जिद का दुकान का किराया 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, 50,000। मान लो कि एक साल भर की इनकम एक 25 से एक 15 लाख हो गई। अब 15 लाख में ये मस्जिद के अंदर एक कमेटी होती है, सदर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उसके मुतवल्लिस जो भी होते हैं, जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, उनका ये काम होता है कि उनको ये जितना भी किराया जो मिलता है वो किराए को जमा करे, उसका हिसाब करे, और ये कितना इनकम आती है, बेनिफिट कितना इनकम आता है, कितना इसके अंदर बचा होता है वो देखता है। फिर वो जो बचा होता है वो फंड होता है, वो वक्फ का फंड होता है, उसके अंदर 7% वक्फ को कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब ये जो बचता है, जो किराया लेके मस्जिद का खर्चा हो, फैन का, लाइट का, मौजन साहब का, इमाम साहब का, जो भी है वो सभी उनको देना चाहिए। और जो भी अखराजात होके जो पैसा बचता है, उनकी मातहत के अंदर जो गरीब लोग हैं, मान लो कि किसी बीमार है, किसी के घर में, उनको हॉस्पिटल की जरूरत है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी तो वो दूसरे वक्फ की इंस्टीट्यूशंस जो वक्फ के अंडर काम करते हैं उनको रेफर करके उनका फ्री मुफ्त में इलाज कराया जाए। बच्चे को स्कूल की फीस बनना है, दूसरी जो वक्फ को इंस्टीट्यूशन को जमे हैं उनको सिफारिश करके उनको स्कूल को किया जाए, जो भी जरूरत है। अब जो पैसा बचता है, वहां की गरीब लड़कियां होंगी, उनकी जरूरत होंगी, गरीब तबके होंगे, उनके जरूरत जैसे बीमारी में हो या यतीमों में हो, या उनको वो बेवाओं के जो स्कीम्स होते हैं, जो स्कीम में पैसे देते हैं उनका हो, बहुत से जितने भी दीन के काम है वो काम में वो पैसे खर्चा करना है, वो खर्चा करना। और मिसाल बाजू के मोहल्ले में अगर कोई इदारे में कमी है तो वो भी वक्फ को परमिशन लेके या उनके मीटिंग लेके उनको भी दे सकते हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह की जो जमीन, जो अल्लाह जो वक्फ का जो लैंड होती है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मुसाफिर खाना हो, ये सब, इसका सब का मालिक अल्लाह है। अब ये अल्लाह की जमीन को, अल्लाह के इदारों को चलाने वाले हम इंसान हैं, मुसलमान हैं। अब ये पूरी अमानतदारी से, दयानतदारी से हम लोगों को चलाकर जो उसके अंदर अखराजात बचते हैं उसको लेकर ये जो पैसा जो बचता है वो अल्लाह के बंदों को, जो मिस्कीन हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो होमलेस है, उन लोगों तक ये पैसे को पहुंचाने के लिए ये वक्फ बनाया जाता है। यही शरीयत भी बोलती है, यही वक्फ एक्ट भी बोलता है। तो हुआ ये जो वक्फ बोर्ड है, लेकिन कर्नाटका वक्फ बोर्ड है, यहाँ पे वक्फ बोर्ड में मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तो इनको कौन सेलेक्ट करता है? इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि मान लो कि या एक मोहल्ले के अंदर चार मस्जिद हैं, एक कब्रिस्तान है, एक स्कूल है, ऐसे कई मोहल्ले जो सिटी कर्नाटका स्टेट के अंदर जितने भी इदारे हैं, परसों जो सीईओ साहब ने बताया हमारे 30 पर 3,000 इदारे हैं, 80 पर 8,000 इदारे चले गए। ये जितने इंस्टीट्यूशन है, ये सब इंस्टीट्यूशन के अंदर एक कमेटी होती है, वो कमिटीज इनको अपॉइंट करते हैं, इनको इलेक्ट करके अपॉइंट करते हैं, तो वहां के चेयरमैन बनते हैं। अब सीईओ और ये सीईओ भी होते हैं ना, वो आईएएस करके रहते हैं, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर उनको रिक्वायरमेंट करते हैं, उनका बोर्ड में एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम के हिसाब से वो पास होते हैं और उनको वो पोस्ट मिला जाता है। अब इनको सब मॉनिटरी करते हैं, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मॉनिटर करते हैं, वो चेयरमैन मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। ये सब सारा एक बोर्ड मीटिंग चलती है, बोर्ड मीटिंग के अंदर एक मेंबर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एजुकेटेड एडवोकेट्स होते हैं, उनकी जो भी डिसीजन लेता है तो वो बोर्ड की एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करके जो भी डिसीजन लेना है वो लेते हैं। तो ये बताइए, जैसे आपने कहा कोई मस्जिद है, तो मस्जिद का किसी ने उस मस्जिद को दे दिया था, वक्फ कर दिया था, तो वहां पे जो सदर बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, उनको कौन सेलेक्ट करता है? उनको क्या होता है, अभी ये मान लो एक मस्जिद है, मस्जिद के आसपास के अंदर उसका एक डायमीटर, उसका एक डायमेंशन होता है, उसका एक एरिया होता है कि ये मस्जिद के जैसा, ठीक इसी तरह जैसा एक कॉर्पोरेटर का एक वार्ड होता है, ऐसा मस्जिद का एक बॉर्डर होता है, डायमीटर होता है। वो मस्जिद के डायमीटर में फला मस्जिद का इनका वो पड़ोसी हैं, वो वहां के वोटर। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां के जो कमिटी, मस्जिद वाले जो कमिटी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, वो उनकी लिस्ट बना के वक्त में सबमिट करते हैं। सबमिट करके ये लोग हमारे वोटर्स हैं, ये लोगों को हमारी वोटर्स लिस्ट में डाला जाए, तो वो वोटर लिस्ट रिलीज करते हैं। वो वोटर लिस्ट रिलीज करके उन लोगों को बांटते हैं कि भाई तुम्हारा वोट ये हमारी मस्जिद को है,
हमारी फला फला मस्जिद को है, फला इदारे को है, फला स्कूल को है वोटर। जब इलेक्शन कंडक्ट करना होता है हर 3 साल में एक मरतबा, जब इलेक्शन कंडक्ट होता है तो अलग अलग कमेटी करते हैं। आपकी एक टीम रहती है 10-11 मेंबर्स या 20-25 मेंबर, मेरी एक टीम होती है 10-15-20 मेंबर्स। तो अवाम वहां की जिसको सेलेक्ट करना है, जिसको वोट डालेगी, वो वोटिंग हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से वो वहां की कमेटी बनती है। लेकिन यहाँ पे जो कमिटीज अब जो चल रहा है, आप मान लो कि आप 15-20 लोग हैं, आप लोग क्या करते हो, जितने भी वोटर्स होते हैं, आपको जो जरूरतमंद होती है, जो आपसे अच्छे रहते हैं, आप आना चाहते हैं, आपकी कमेटी आना चाहते हैं, तो वो लोग वोटर्स को उनके नाम डालते हैं। कभी कभी दूसरे उनकी जुरिडिक्शन में ही नहीं जमता, उनका नाम डाल देते हैं, उनकी तरफ से वोट लेते हैं, फेक वोटर्स बनाते हैं। जो मरे हुए हैं उनके भी वोट्स लेते हैं, जो मर चुके हैं उनके भी कार्ड वोटर लिस्ट में रहते हैं, उनका भी वोट आया बोल के डालते हैं। तो वोट के हिसाब से जीतते हैं, जीत के वो कमेटी को, उसका पूरा इंस्टीट्यूशन का, चाहे मस्जिद की मिसाल के आप मस्जिद की बात करें, मस्जिद का अंडर लेते हैं, उसके बाद में उसको चलाते हैं। देखिए, आपने पूरा डिटेल दिया, बहुत अच्छे से बताया। लेकिन एक बात आपने बताया, इतना अगर ऑर्गेनाइज है तो इतना बड़ा घापला क्यों? तो इसको अगर आपको जानना है कि इतना बड़ा घापला क्यों, हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।